अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते यूएई के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया है कि उसने 27 अफराद को गिरफ्तार किया है और यूएई के सरकारी खबरसां इदारे WAM ने इसे शिया दहशतगर्द गिरोह करार दिया है जो कि तेहरान से मुंसलिक है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये एक दहशतगर्द गिरोह है या महज ख़यालात के इजहार की पादाश में इन अफराद को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से जब से ये ईरान जंग शुरू हुई है मुसलसल खलीजी ममालिक में हम देख रहे हैं कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई जा रही है और साइबर लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। और ऐसे में ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग की वजह से यूएई में जो शिया मुसलमान हैं उन पर क्रैकडाउन बहुत तेज़ कर दिया गया है। कई ऐसी शिया फैमिलीज़ हैं जिन्हें यूएई से निकाल दिया गया है और कई ऐसे शिया लोग हैं जिन पर क्रैकडाउन करके उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब बात यह है कि जो इल्ज़ामात इन 27 अफराद पर लगाए जा रहे हैं उनमें किस हद तक सदाकत है। क्या वाकई वो 27 लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ तेहरान से है, उनका ताल्लुक़ किसी ऐसे गिरोह से है जो दहशतगर्द है, उनका ताल्लुक़ IRGC से जोड़ा जा रहा है। इस हवाले से जो कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि जो अमाराती हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एक दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं जो 27 अफराद हैं, उस पर बड़े संगीन सवालात उठते हैं। वो क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो अफराद हों जिन्होंने शिया होने की वजह से ईरान के ख़िलाफ़ जंग की मुखालफत की हो और इसी वजह से इनको हिरासत में ले लिया गया हो। क्योंकि डेफिनेटली हमने देखा है कि जब ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने ये जंग मुसल्लत की तो दुनिया भर में जो शिया कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इस जंग की मुखालफत की। इवन जो सुन्नी मुसलमान भी हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उन्होंने भी इस जंग की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नाजायज़ था जिस तरीके से अमेरिका ने और इसराइल ने ये जंग मुसल्लत किया, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। और अगर ईरान बदले में कोई कार्रवाई कर रहा है तो ये उसका हक़ है क्योंकि वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने महज इस जंग की मुखालफत की हो और इसी बिना पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया हो। अब डेफिनेटली ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे कंसीडर तो किया जा सकता है, क्योंकि यूएई इस जंग में ख़ुद को एक मुतासरा मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि इस जंग में यूएई की सरज़मीन से सबसे ज़्यादा हमले हुए ईरान पर, और इसके जवाब में ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर ही किए। क्योंकि अमरीकी अड्डे मौजूद हैं यूएई में भी, कतर में भी, बहरीन में भी, कुवैत में भी। तो इस वजह से ईरान भी इन ममालिक को निशाना बनाता रहा मुसलसल, और हमने देखा कि यूएई सबसे ज़्यादा ईरान का निशाना बनने वाला मुल्क था और यकीनन फिर उसकी वजह से तबाही तो होती है। और ऐसे में हमने देखा कि इस सिचुएशन में अबू धाबी में जो साइबर लॉस थे वो बहुत सख्त हो गए और इतने सख्त हुए कि अगर किसी ने मिसाइल हमलों की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की या फिर प्राइवेटली अपने किसी फैमिली ग्रुप में अपने किसी दोस्त को, अपने किसी अजीज़ को शेयर कर दी तो उन्हें तवील कैद की सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो अब जो सूरत हाल है इसमें जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी अजीब हैं। मतलब एक तरफ इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इन 27 अफराद पे कि जी इनका ताल्लुक़ एक दहशतगर्द गिरोह से है, ये शिया दहशतगर्द गिरोह है जिसका ताल्लुक़ ईरान से है, जिसका ताल्लुक़ IRGC से है, और ये लोग यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाना चाहते थे, इसीलिए ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये लोग यहाँ पर ईरान के मुफादात के लिए काम कर रहे थे और यूएई के मुफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि इतने संगीन इल्ज़ामात के बावजूद इन अफराद पर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो दहशत गर्दी के तहत नहीं दर्ज हुए।
इन अफराद के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चार्जेस इन लोगों पर लगाए गए हैं वो ये हैं, गुमराह कुन ख्यालात फैलाना। अब गुमराह कुन ख्यालात फैलाने से मुराद क्या है और इसकी तशरीह कैसे की जाए कि गुमराह कुन ख्यालात क्या हैं। किसी के नज़दीक गुमराह कुन ख्यालात कुछ हो सकते हैं, किसी के नज़दीक गुमराह कुन ख्यालात कुछ हो सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें अगर एक शख्स कहता है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की जंग हुई उसमें ईरान का कोई कसूर नहीं था, कसूर अमेरिका और इसराइल का था, तो ये गुमराह कुन ख्याल हो सकता है, किसी के नज़दीक हो सकता है, लेकिन किसी के नज़दीक ये हकीकत भी हो सकती है। बहरहाल दूसरा जो इल्ज़ाम है वो है गैर मुल्की वफ़ादारियाँ रखना। अब दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानियों ने भी ईरानियों के साथ यकजहती का इजहार किया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गैर मुल्की वफ़ादारियाँ रखते हैं। हम यकीनन दुनिया भर में अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ हम यकजहती का इजहार कर सकते हैं। हमारे जो दीगर मुसलमान मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब है, अगर हम सऊदी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करें तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सऊदी अरब के लिए वफ़ादारी रखते हैं। वफ़ादार तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए ही हैं, लेकिन अगर आप किसी मुल्क की आवाम के साथ यकजहती का इजहार कर दें या उनसे हमदर्दी रखें तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप गैर मुल्की वफ़ादारियाँ रखते हैं। बहरहाल तीसरा इल्ज़ाम है खुफिया तंजीम बनाने का, लेकिन अब इस हवाले से यकीनन कोई शवाहिद सामने आएंगे तो तभी मालूम हो सकेगा कि ऐसी कौन सी खुफिया तंजीम बनाई गई है। अभी तक इस हवाले से कोई ख़ास शवाहिद हमें नज़र नहीं आए, ना ही मैंने किसी इंटरनेशनल मीडिया पर देखे, ना ही किसी वेबसाइट। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मामले को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से देखूँ, लेकिन चंद एक जो वेबसाइट्स हैं उनके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी खबर, गैर जानिबदार ख़बर मुझे नहीं मिली। जो भी ख़बरें हैं वो यूएई के पर्सपेक्टिव से ही सामने आ रही हैं, और तो डेफिनेटली जब तक किसी गैर जानिबदार ज़रिए से इसकी तस्दीक ना हो सके हम इसको नहीं मान सकते, हम इसे वन साइडेड ही समझेंगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो नाकिदीन हैं उनका ये कहना है कि ये जो है वो फ़िरका वाराना पहलू को हवा देने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि ये जो 27 लोग हैं इनमें यूएई की शिया कम्युनिटी के बहुत प्रोमिनेंट लोग भी हैं, और दो शख्सियात तो ऐसी हैं जो कि बाकायदा शिया स्कॉलर हैं, बाकायदा आलम दीन हैं, जिनमें दुबई के जाफरी औकाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आलम दीन गदीर मिर्ज़ा रुस्तम और अबू धाबी की जायद मस्जिद के साबिक इमाम सैयद सादिक लारी शामिल हैं। यकीनन जो लोग दुबई में रहते होंगे, यूएई में रहते होंगे, वो इन लोगों को जानते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इससे अब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये कहीं मजहबी शनाख्त को निशाना बनाने की कोई कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि एक और बात बड़ी गौर तलब है, वो ये है कि ये जो तमाम 27 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं इनका ताल्लुक़, यानी ये ईरान के शहरी नहीं हैं, इनका ताल्लुक़ या तो अमारात से है या फिर इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ बहरीन से है। तो यानी ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ भी ईरान से नहीं है शहरियत के एतबार से, उनको आप ईरानी दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि ईरान से जो शिया लोग हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो विलायत फ़क़ी के तसव्वुर से जोड़ा जाता है, अमारात के शियों का वो भी नहीं जोड़ा जा सकता। बहरहाल ये भी मैं आपको बताती हूँ कि विलायत फ़क़ी का तसव्वुर क्या है कि बहुत सारे जो शिया कम्युनिटी है वो ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई शहीद की तक़लीद करती थी, अब तो चूँकि वो शहीद हो चुके हैं, और इसी तरह से दुनिया में बहुत से जो शिया अफराद हैं वो इराक़ के आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी की तक़लीद करते हैं। तो जो अमाराती शिया लोग हैं उनकी अक्सरियत जो है वो इराक़ के आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी की तक़लीद करती है। तो इस तरह से भी हम इन अफराद का ताल्लुक़ ईरान से नहीं जोड़ सकते कि शायद ये आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तक़लीद करते हैं, ये तो तक़लीद भी आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी की करते हैं जिनका ताल्लुक़ इराक़ से है। तो बहरहाल अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी तक इन अफराद के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात इन पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी ये हिरासत में हैं, अब देखना यह है कि क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि
یہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی، اس میں یو اے ای وہ ملک ہے جس نے کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں براہ راست اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ 2 یو اے ای کے ڈرونز ایسے تھے جو ایرانی فضاؤں میں مار گرائے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کے بعد، جب امریکہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد بھی یو اے ای نے ایران کی لاوان آئل ریفائنری پر حملہ کیا۔ یو اے ای کے معراج طیاروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وہاں پر گئے تھے اور یو اے ای نے آئل ریفائنری پر حملہ کیا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابو ظہبی میں بھی جنگی حالات میں سیاسی نوعیت کی گرفتاریاں لوگوں کی ہوتی رہی ہیں، اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای میں اب مسلکی بنیادوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ 2016 میں 2 امریکی شہریوں کو جو کہ لیبیا سے تعلق رکھتے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا تھا ابو ظہبی میں، اور بعد میں 2 سال انہیں جیل میں رکھ کے پھر رہا کر دیا گیا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ تو اب ڈیفینیٹلی جب ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں اور اب ایران جنگ کے تناظر میں ایسی سچویشن ہو رہی ہے، تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ مارچ اور اپریل یہ 2 ایسے مہینے تھے جب ایران نے یو اے ای پر سب سے زیادہ حملے کیے، اور اسی دوران میں، انہی 2 مہینوں میں 375 افراد کو یو اے ای میں سائبر قوانین کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ تو سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ ایران اور یو اے ای کے درمیان یہ جو انفارمیشن وار ایک جاری ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھی جا رہی ہے کہ یہاں پر جس طرح سے لوگوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ بیلنگ کیٹ کی تحقیق کے مطابق جو اماراتی حکام ہیں، انہوں نے بعض موقعوں پر اپنا جو نقصان ہوا ہے میزائل اٹیکس کی وجہ سے، اسے بہت کم ظاہر کیا۔ بعض موقعوں پر انہوں نے ایرانی حملوں کو درست مانا ہی نہیں، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ایرانی حملے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال اب پہلے بھی امارات میں اور خلیجی ممالک میں مسلکی بنیادوں پر گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ جو ایران کی یہ جو جنگ ہے، اس نے ایک مضبوط جواز پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے خدشات بھی ہیں شیعہ مسلمانوں میں بھی، ایون سنی مسلمانوں میں بھی، اور پھر ان کی جو فیملیز دنیا کے دوسرے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، یہ لوگ یقیناً یہاں پر اپنے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، اور وہاں پھر جو ان کی فیملیز جو دوسرے ملکوں میں ان کی منتظر ہوتی ہیں، ان میں ایک پریشانی بھی پیدا ہوتی ہے، تشویش بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو روزگار کے سلسلے میں وہاں گیا ہو یا وہاں کا ہی شہری ہو، تو ایسی سچویشن میں صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ کوئی ایسا مسلک رکھتا ہے جو ایران کا اکثریتی مسلک ہے، تو اس بنا پر کسی کو نشانہ بنانا کس حد تک درست ہے۔ بہرحال جیسے ہی اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز یا ثبوت سامنے آئیں گے ان افراد کے حوالے سے، میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔